हेलो बच्चे लोग, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत मस्त होंगे और 2022 के लिए पूरा भरपूर रेडी होते होंगे। ले आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये जो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये हमारा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के पार्ट से इंक्लूडेड है। ये हमारा डेरिवेटिव का पार्ट है। तो इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, कुछ इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, या बेसिकली बोल सकते हैं इसको आज हम लोग पूरा समझने वाले हैं। रोल्स थ्योरम क्या है और मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। माने इनडायरेक्टली बोला जाए, आपको स्कूलों में या आपके अलग अलग जगहों पे दिखिएगा आपको रोल्स थ्योरम को सिर्फ रटवा दिया जाता है। आपको रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को अलग अलग जगह पे आप स्कूलों में आपको सिर्फ रटवा दिएगा, ये आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको उसका प्रॉपर मीनिंग कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं रोल्स थ्योरम। देखिए रोल्स थ्योरम में क्या होता है, आपको एक एफ फंक्शन दिया रहेगा, आपको एक एफ फंक्शन दिया रहेगा, एक रियल वैल्यू फंक्शन दिया रहेगा और आपको एक इंटरवल दिया रहेगा a, b। अब देखिए ये ब्रैकेट का आपको मतलब मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, a और b तो इंक्लूड होगा ही और उसके बीच में जो नंबर आते हैं वो भी इंक्लूड होने वाला है। तो f एक रियल वैल्यू फंक्शन दिया हुआ इस इंटरवल में a और b के बीच में, और a b भी इंक्लूडेड है। अब रोल्स थ्योरम के लिए कोई भी आपको यदि फंक्शन दे तो आपके कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को आपको यदि वो फंक्शन फॉलो करता है तो वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, नहीं तो वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता है। यदि मैं रोल्स थ्योरम का इस ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को मैं समझ लेता हूँ तो हमारे लिए कोई भी रोल्स थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन दे दे हमारे लिए बहुत ईजी बन जाएगा, बहुत ईजी बन जाएगा, आप लोग के लिए बहुत ईजी बन जाएगा। तो हमको एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है इस इंटरवल में a, b में, एक क्लोज इंटरवल है। अब हमारा कंडीशन क्या होता है, हमारा देखिए पहला जो कंडीशन होता है बोला जाता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b। अब इसका मतलब क्या है, आपको जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। अब किस इंटरवल में, a, b के अंदर, माने a, b इंक्लूड होगा और इसके बीच वाला भी नंबर इंक्लूड होगा। तो एफ एक्स जो है आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, किसमें, इस क्लोज इंटरवल के बीच में, इस क्लोज इंटरवल में। अब यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या, आपको तो कुछ भी मालूम नहीं होगा। स्कूल में तो आपको सिर्फ रटवा दिया जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन आप लोग को हम पूरा आशा है 95% लड़कों लोगों को मालूम ही नहीं होगा कंटिन्यूअस फंक्शन है ही क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल a, b we would definite value of x। कहने का मतलब क्या है कि a, b के अंदर, जैसे मान लो a समझ लीजिए, मान लो 2 है और b हमारा 5 है, 2, 5 है। ठीक है, तो यदि इस a, b के इंटरवल के अंतर्गत आप कोई भी नंबर लिए, आप कोई भी नंबर f में पुट कीजिएगा। मान लो f आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और एक इंटरवल दे दिया 2, 5, तो 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 दोनों इंक्लूडेड है, उसका बीच वाला भी इंक्लूडेड, तो 2 और 5 के बीच में कोई भी आप नंबर पुट कीजिए, जैसे 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.99 कुछ भी। तो आप यदि वैल्यू पुट कीजिएगा तो यदि x का वैल्यू पुट कीजिए तो आप f का एक वैल्यू आपको मिलेगा। तो हम कब बोलते हैं एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो इस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू लिया जाए, उसको f में पुट किया जाए तो हमको एक डेफिनाइट वैल्यू दे, हमको एक डेफिनाइट वैल्यू दे जिसको हम डिफाइन कर पाए। ऐसा कोई वैल्यू ना दे जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, इस इंटरवल के अंतर्गत आप कोई भी x का वैल्यू लीजिए, उसको अपने फंक्शन f में पुट कीजिए, पुट करने के बाद आपको जो एक वैल्यू मिलेगा वो एक डेफिनाइट वैल्यू हो तो हम लोग बोलते हैं हाँ फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है, हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा मैं एक डायग्राम बनाया हुआ, यहाँ लिखा हुआ f मैप्स, ये हमारा डोमेन है, ये हमारा क्या है, डोमेन है। डोमेन कहने मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, a और b या a और b के बीच में कुछ भी हो सकता है। और इसका जो यदि x का वैल्यू कुछ भी पुट किया जाए ना, a और b के बीच में, या a b भी इंक्लूडेड हो,
तो हमारा जो रेंज होगा माने y का जो वैल्यू आएगा माने fx का जो वैल्यू आएगा वो कुछ भी आ सकता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। माने x का वैल्यू इसके बीच में कुछ भी पुट किया जाए या इन दोनों को ले लिया जाए तो हमारा जो fx का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। यदि ऐसा है तो फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है, यदि ऐसा है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। देखिए मैंने आपको एक कर्व बना के दिया हुआ, यहाँ पर आपको एक कर्व बनाया गया, तो देखिए ए है और एक बी है। तो जब भी आपको रोल्स थ्योरम का बात किया जाएगा ना, आपको एक डेफिनाइट डोमेन दे दिया जाएगा जिसके अंतर्गत हमको बात करना है। तो जब भी आप यदि हमको लिख दिया ए कॉमा बी, तो ना ही हमको ए से छोटे के बारे में सोचना है, ना ही बी से बड़े के लिए हमको सोचना है। हमको जो भी सोचना है वो ए से लेके बी के बीच में ही सोचना है और ए बी के बीच में ही सोचना है। ना ए से छोटा चाहिए ना ए से बड़ा के लिए। हमको कुछ भी इसके बारे में यदि सोचना है, यदि रोल्स थ्योरम का सोचना है तो हमारा वो चीज ए और बी के बीच में ही होना चाहिए। ए और बी इंक्लूडेड हो और उसके बीच का ही इंक्लूड होना चाहिए, ना इससे छोटा होना चाहिए ना इससे बड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, एक ए है और एक बी है, इसके बीच में हमारा एक कर्व ऐसे करके माने कहने का मतलब क्या है, ए माने ए से कोई एक आप अलग अलग वैल्यू लीजिए, ए से एक वैल्यू जैसे मान लो 2 और 5 बोले ना, तो 2 से एक वैल्यू बड़ा लीजिए, 2, 2.1, 2.2, तो ऐसा करके जब प्लॉट कीजिएगा ग्राफ में तो आपका ऐसा एक कर्व बन जाएगा, ऐसा एक कर्व बन जाएगा, ऐसा एक आपका एक कर्व बन गया। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बोल दिया कंटिन्यूअस आपको कैसे समझ में आता है। आप x का कोई भी वैल्यू fx में पुट कीजिए, आपको एक वैल्यू मिलेगा जो डिफाइन हो सकता है, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। माने इसके अंतर्गत कोई भी वैल्यू लीजिए, हमारा जो fx का वैल्यू होगा या हमारा y का जो वैल्यू होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इससे समझ में आता है हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है कि द ग्राफ विल नेवर ब्रेक। दूसरा चीज है हमारा जो ग्राफ होगा, आप कैसे ग्राफ देखिए कैसे समझिए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। आपको मान लीजिए आपको जेईई मेंस में बैठना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है, तो ग्राफ देख के हमको कैसे समझ में आया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। मान लो किसी फंक्शन का उसको मैं एक ग्राफ बना दिया हूं, उसका एक कर्व बना दिया हूं, तो ग्राफ देख के हमको कैसे समझ में आया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कर्व ऐसा होना चाहिए, ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ग्राफ कहीं भी टूटना नहीं चाहिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक कर्व बनाया, तो लग रहा है क्या कहीं पर ग्राफ टूटा हुआ है? लग नहीं रहा है, पूरा लाइन से एक स्ट्रेट मैंने एक लाइन से बना हुआ है। मैंने यहाँ पर कर्व में ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कर्व कहीं ब्रेक हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक कर्व बनाया ऐसे करके कर्व बनाया, तो लग रहा है मान लो यहाँ से ये एक कर्व यहाँ पर आया और मान लो इसके बाद मैं यहाँ से एक लाइन उठा दूं, मान लीजिए इसके बाद मैं यहाँ से एक लाइन उठा दूं, तो लगता नहीं यहाँ पर कर्व ब्रेक हो गया हमारा। यदि मान लो यहाँ से एक कर्व आ रहा है ऐसे आ रहा है कंटिन्यूअसली आ रहा है, यहाँ पर है, फिर मैं मान लो यहाँ से एक लाइन ऐसे उठा दूं, फिर मैं ऐसे लाइन यदि यहाँ पर उठा दूं, तो लगेगा मेरा कर्व इस पॉइंट पे क्या ब्रेक हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए जो भी ग्राफ या कर्व आपका बनेगा वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो पहला। दूसरा चीज है ग्राफ विल नेवर ब्रेक, ग्राफ विल नेवर ब्रेक। तो दो चीज मैंने डिस्कशन कर लिया आपको। तीसरा चीज देखिए मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया fx इक्वल टू tan x और आपको इंटरवल दिया -π/2 से π/2 तक, तो -π/2 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है। तो tan x का यदि कर्व देखा जाए तो हमारा tan x का कर्व ऐसा बनता है, tan x का कर्व यदि ऐसा बनता है, tan x का हमारा कर्व ऐसा बनता है। अब देखिए π/2 पे जो fx का वैल्यू है कहां पर जाके हमको खुद मालूम नहीं। यदि मैं π/2 यहां रखता हूं तो tan π/2 क्या होता है? अनडिफाइन हो जाता है। tan π/2 का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइन होता है। तो आपको कोई भी वैल्यू, हमने क्या बोला, जब एक वैल्यू आप पुट कीजिएगा, जब एक वैल्यू अपने फंक्शन में पुट कीजिए तो आपका एक वैल्यू डिफाइंड वैल्यू आना चाहिए, अनडिफाइंड वाला वैल्यू नहीं आना चाहिए। एक डेफिनाइट वैल्यू आना चाहिए जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ, इनमें से कोई भी नंबर ले लूँ या इनका बीच का ले लूँ, तो हमको एक डेफिनाइट वैल्यू आना चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यदि मान लो यहाँ से मैं π/2 पुट करता हूँ तो देखो क्या आ जा रहा है? अनडिफाइंड आ जा रहा है। अनडिफाइंड एक डेफिनाइट वैल्यू नहीं है। और इसका कर्व भी देखिए, इसका कर्व देखिए, इसके बाद π/2 पे जाइए तो लाइन ऐसा चलता रहेगा, कहाँ जाके मिलेगा ही नहीं, ये लाइन कभी जाके मिलेगा ही नहीं, ये लाइन ऐसे चलता रहेगा ऐसे करके, ये लाइन कभी इसमें टच करेगा ही नहीं। ये तो ये π/2 पे लाइन ऐसे करे चलता रहेगा, ये जो लाइन जा रहा है ग्राफ कभी इसमें टच करेगा ही नहीं। तो क्या दिख पा रहे, 90 पे फंक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे, हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो एक डेफिनाइट वैल्यू नहीं है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं फंक्शन हमारा क्या है? एक डिसकंटिन्यूअस है। मान लीजिए आपका कर्व ऐसा कर्व बन गया, आपको दो वैल्यू दिया हुआ x1 x2, अब x1 पे एक कर्व बना ऐसे करेगा, आपका ऐसा लाइन जा रहा है
और x2 पे कर्व आपका अचानक जंप कर जा रहा है, x2 पे कर्व आपका अचानक जंप कर जा रहा है, x2 पे कर्व अचानक जंप कर जा रहा है। तो मान लीजिए कर्व यदि अचानक जंप करता है, आपको ऐसे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लग नहीं रहा है कर्व, देखिए भाई ऐसे किया फिर ऐसे ब्रेक हो गया, लग नहीं। यहाँ पर यदि मान लो एक x1 दो वैल्यू है, x1 वैल्यू है, एक x2 वैल्यू है, तो x1 वैल्यू पे कर्व ऐसे करके हमारा ऐसे करके आ रहा था और x2 वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू अचानक जंप करेगा, ऐसा लाइन बन जा रहा है। तो यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं, लग नहीं रहा है कर्व यहां ब्रेक हो गया है, हमारा लगेगा कर्व यहां पर ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसा कोई कंडीशन तो भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। देखिए हमारे जैसे यहां कर्व बनाया, देखिए लग रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरा एकदम, कहीं पे ब्रेक नहीं लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा एक कर्व बनाया हुआ है, यहां भी देखिए लग रहा है कर्व कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। ए और बी के बीच में बांधना है, ए से छोटा बड़ा सोचना है ना बी से बड़ा के सोचना है। तो ए और बी के बीच में हमारा जो कर्व बन रहा है कहीं भी ब्रेक नहीं लग रहा हमको। तो ये सब चीज क्या है, ये सब चीज के लिए आपको बताता है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो पहला चीज मैं क्या बोला रोल्स थ्योरम के लिए, पहला जो चीज है कि आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन द क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो पहला कंडीशन है फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, आपको जो भी इंटरवल दिया है उसके अंतर्गत। पहला कंडीशन है एफ एक्स, ये देखिए ये जो चीज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आपको एग्जाम में सब कुछ लिखना नहीं है, लेकिन आपका जो बेसिक नॉलेज है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ना ही आपको एग्जाम में ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। ये जो चीज है आपको सी अब जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठेगा, ऑल इंडिया एंट्रेंस लेवल कोई भी एग्जाम है तो वहां आपको ये मदद करने वाला है। बोर्ड लेवल पे तो हार्डली इससे आपको कुछ मिलने वाला है, बोर्ड लेवल पे इसके बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बोर्ड लेवल पे आपको सिर्फ एक रोल थ्योरम का क्वेश्चन देगा, बोलिए इसको प्रूफ कीजिए, तो आप जब प्रूफ कीजिए तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये सब लिखना नहीं आपको। तो मैं आपका बेसिक पार्ट को क्लियर कर रहा हूँ। तो पहला जो चीज है एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा बोलता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। एफ एक्स जो फंक्शन होगा उसका वो डिफरेंशिएबल होगा इन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच वाले इंक्लूडेड है, ठीक है। तो पहला तो चीज हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल, दूसरा है फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ये जो बात मिला है आपको कैसे समझ में आएगा एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, आपको कैसे समझ में आएगा एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देखिए आपको यदि कोई कर्व मिलता है, मान लीजिए आपको कोई कर्व बना के दे दिए, कोई डायग्राम बना के दे दिए, आपको यदि कोई कर्व मिलता है तो आप यदि ऐसा देख पाते हैं वी वुड नॉट गेट एनी शार्प पॉइंट्स इन द ग्राफ, आपको कर्व के अंदर कोई भी एक शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लाइन यहां से आ रहा है, अचानक देखिए यहाँ पे एक शार्प पॉइंट आ गया, यहां पर आया अचानक, शार्प माने क्या, छुरी का जो नोक देखे ना उसके तरह, ठीक है। तो आपको ग्राफ के अंदर कोई भी शार्प पॉइंट नहीं दिखना चाहिए। यदि ग्राफ के अंदर कोई भी शार्प पॉइंट दिख रहा है इसका मतलब समझ लीजिए वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यदि आपको कर्व बना के दे दिया गया, आपको ग्राफ बना के दे दिया गया तो उसमें कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हमारा मान लीजिए हमारा एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है भाई, मॉड एक्स का मतलब प्लस एक्स भी होता है माइनस एक्स भी होता है। यदि फंक्शन यदि एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स हो तो कर्व मेरा ऐसा कुछ बनता है, यदि माइनस एक्स हो तो फंक्शन में ऐसा कुछ बनता है। तो लग नहीं रहा है कि फंक्शन यहाँ पर हमको एक शार्प पॉइंट मिल गया, ऐसा हमें लग रहा है ना कि यहाँ पर एक्स इक्वल जीरो पे क्या है, ये लाइन ऐसे आया फिर यहाँ पर एक शार्प पॉइंट हमको मिल गया। तो इसका मतलब फंक्शन जो है जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या बोला, आपको कैसे समझ में आएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यदि आपको कर्व के अंदर कोई शार्प पॉइंट मिलता है इसका मतलब समझ लीजिएगा उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा दूसरा चीज, अब मान लीजिए कि ऐसा करके हमको एक कर्व बना हुआ है, ऐसा करके हमारा एक कर्व बना हुआ, पहले से हमारा एक कर्व बना हुआ ऐसा करके, मान लीजिए कर्व हमारा ऐसे करके, ठीक है। अब इस कर्व पे देखिए, इस कर्व पे देखिए, आप मान लो कि आप यहां पर आपको यदि एक टेंजेंट बनाना हो तो आप टेंजेंट बना सकते हैं, आपको यदि यहां टेंजेंट बनाना तो आप टेंजेंट बना सकते हैं। टेंजेंट माने क्या, एक ऐसा लाइन जो उस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, ठीक है। आप यहाँ टेंजेंट बना सकते हैं, 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 यहाँ टेंजेंट बना, आप इस कर्व के बीच में कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बना सकते हैं। इस दोनों पॉइंट के बीच में जो कर्व बना है आप इसके बीच में कहीं पर भी आप टेंजेंट बना सकते हैं। तो यदि आपको कोई कर्व दिया गया है,
यदि उस कर्व के हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट बना पा रहे हैं, इसका मतलब था वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो लिखा क्या गया, एट एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल a, b we can able to draw tangent, we can find slope at that particular point। तो हर एक पॉइंट पे a और b के बीच में हर एक पॉइंट पे मैं उस कर्व का स्लोप निकाल सकता हूं। यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, इसका मतलब a और b के बीच में कर्व के ऊपर में कहीं पे पर भी मैं उस कर्व का स्लोप निकाल सकता हूं या उसका टेंजेंट निकाल सकता हूं। तो अब मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो क्या करना है, एक लाइन ऐसे बना देना है, एक लाइन हमारा ऐसे बना देना है और देखना है क्या ये जो लाइन है एक्स एक्सिस हमारा कितना एंगल बनाता है। हम लोग तो यही पढ़ के आए ना बचपन में, क्लास 10 में, कि स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और हमेशा आपका डायरेक्शन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यदि हमको निकालना है इस पॉइंट पे हमारा क्या है, इस कर्व का स्लोप क्या है, तो मैं एक ऐसा लाइन बनाऊंगा इस पॉइंट को टच करेगा और यहां पर मैं निकाल दूंगा इसका क्या, यहां तो हमको थीटा मिल गया, अब इसको tan थीटा बना देंगे तो tan थीटा से हमको स्लोप मिल जाएगा इस पॉइंट पे। यदि मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे निकालना है तो मैं एक ऐसा लाइन बना दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब दूसरा आपको कैसे समझ में फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आपको जो कर्व बनता है, यदि आप कर्व बनता है तो कर्व के ऊपर अब उसके हर एक पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे, ओपन इंटरवल के बीच में, माने ये इस पॉइंट, दो पॉइंट को छोड़ के, इस दो पॉइंट को छोड़ के, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसको छोड़ के, इसके बीच में आप कहीं भी पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या उस कर्व का आप स्लोप निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। देखिए कभी भी याद रखिएगा एंड पॉइंट जो होता है, एंड पॉइंट पे हम लोग स्लोप नहीं निकाल सकते, कभी भी किसी भी कर्व का एंड पॉइंट पे हम लोग स्लोप नहीं निकाल सकते। आप हमसे पूछ सकते हैं सर आपने डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल क्यों बोला, जबकि कंटिन्यूअस के लिए आपने क्लोज इंटरवल बोला था। तो ओपन इंटरवल कहने का मतलब क्या, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच में बाकी सब इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब ए और बी पे मैं टेंजेंट या स्लोप को ड्रॉ नहीं कर, या स्लोप को नहीं फाइंड कर सकता। आप पूछिएगा क्या, क्यों? देखिए एक्सट्रीम वाले पॉइंट को हम लोग शार्प पॉइंट पकड़ते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स को जो होता है उसको हम लोग शार्प पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे मैं एक ऐसा भी लाइन बना सकता हूँ, यहाँ एक एंगल बनेगा, मैं इस पॉइंट पे ऐसा भी लाइन बना सकता हूँ, मैं इस पॉइंट पे ऐसा भी लाइन बना सकता हूँ। तो एक ही पॉइंट पे हमको हजारों स्लोप मिल जाता है, एक ही पॉइंट पे हमारा हजारों स्लोप या हजारों टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे हमारा हजारों स्लोप या हजारों टेंजेंट बन सकता है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक लाइन का हजारों स्लोप, एक लाइन का एक ही स्लोप हो सकता है, इसीलिए एंड पॉइंट को नहीं लिया जाता है। इसीलिए कभी भी डिफरेंशिएबल का बात आता है तो हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल का बात करते हैं, हम लोग ओपन इंटरवल का बात करते हैं, हम लोग क्लोज इंटरवल का बात नहीं करते, क्योंकि एंड पॉइंट को हम लोग क्या है ट्रीट करते हैं एज अ शार्प पॉइंट, इसलिए उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं हो सकता। देखिए क्या लिखा हो, एंड पॉइंट्स आर ट्रीटेड एज शार्प पॉइंट बिकॉज वी कैन ड्रॉ मेनी लाइंस फ्रॉम दैट पॉइंट, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ टेंजेंट, हेंस एंड पॉइंट्स आर नॉट टेकन। इसीलिए हम लोग एंड पॉइंट्स को लोग लेते नहीं, ठीक है। अच्छा आप कैसे समझ में आएगा वो फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कैसे समझ में आएगा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देखिए एक तो जो ग्राफ होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि जो कर्व कंटिन्यूअस होता है वही, जो कंटिन्यूअस होता है वही डिफरेंशिएबल होगा। एक बात मान लीजिएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है पर कंटिन्यूअस नहीं है। जितने फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं वही डिफरेंशिएबल होते हैं, जितने फंक्शन, ऐसा नहीं हो सकता कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है पर वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल पहचानने का और एक चीज क्या है, जो कर्व होगा वो आपका एक कंटिन्यूअस कर्व होगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारा एक फंक्शन दिया है x³ + 3x² + 6 और हमारा एक ओपन इंटरवल है 1,3। मैं इसका यदि डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएबल में डेरिवेटिव निकालना, मैं इसका यदि डेरिवेटिव करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x² + 6x + 6। तो ये क्या बन गया बताओ, इसका जो डेरिवेटिव क्या बन गया, पहले जो फंक्शन था वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन था और इसका डेरिवेटिव भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखिए ये जो फंक्शन था वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा का आपका क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, हमेशा माइंड में इस बात को घुसा लीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस, हमेशा डिफरेंशिएबल होता ही है। तो यहाँ पर देखिए ये हमको एक फंक्शन दिया, मैं इसका डेरिवेटिव निकाला ये। अब देखिए ये जो बना है इसका जो डेरिवेटिव निकाले हैं ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज डिफरेंशिएबल।
इसका मतलब क्या है? बाय पुटिंग एनी वैल्यू इन द इंटरवल 1,3, मानी इस इंटरवल के बीच में मैं कोई भी वैल्यू इसके ऊपर निकालता हूं, मानी इस 1 और 3 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू इसके ऊपर रखूं तो f डैश x का एक वैल्यू आएगा, मानी f डैश x का एक वैल्यू आएगा जो डिफाइंड है। f डैश x माने 1 और 3 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू इसके ऊपर पुट करता हूं, मान लीजिए 1.5 ही पुट कर दिया या 2 पुट कर दिया, 2.1 पुट कर दिया, 2.99 पुट कर दिया, तो हमारा जो f डैश x का वैल्यू होगा वो एक डिफाइंड वैल्यू होगा, वो एक रियल वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है कि यदि आपको डेरिवेटिव जो आप निकाल रहे हैं वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा उस ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया आप लोगों से कि कर्व आपका कभी भी कर्व में आपको कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं दिखना चाहिए, पहला चीज डिफरेंशिएबल के लिए। दूसरा चीज, कर्व के बीच में हर एक पॉइंट पे आप स्लोप या टेंजेंट निकाल सके। तीसरा चीज, शार्प पॉइंट को कभी भी हम लोग नहीं लेते डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए। चौथा चीज, कर्व आपका हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। पांचवा चीज, यदि आप उस कर्व का, यदि उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालते हैं, यदि वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन आता है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, मान लीजिए आप किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालें, किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालें, वो f डैश x निकालें, और यदि ये जो वैल्यू लिखा हो उस ओपन इंटरवल में एक वैल्यू आप ले रहे हैं, आप जब वैल्यू यदि पुट कर रहे हैं, आप यदि वैल्यू पुट कर, मैं क्या बोला, आप जब डेरिवेटिव कर लीजिएगा और उस ओपन इंटरवल में कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा वो एक डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए। यदि मान लीजिए पुट करने पे हमको एक अनडिफाइंड वैल्यू मिल जा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आप उसका किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और आप एक ओपन इंटरवल में एक वैल्यू को पुट कर रहे हैं, अब पुट करने के बाद आपको एक अनडिफाइंड वैल्यू मिल जा रहा है, डिफाइंड वैल्यू नहीं आ रहा, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला चीज क्या होगा, रोल्स थ्योरम के लिए पहला चीज होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल। दूसरा चीज, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल। तीसरा चीज, देखिए तीसरा चीज हमारा जो है वो है कि आपको मान लो आपको दिया रहेगा दो वैल्यू a b, आपको दिया रहेगा ब्रैकेट में, आपको दिया रहेगा a, b। ठीक है, तो आपको जो पहला जो पॉइंट दिया रहेगा, आपको एक दिया रहेगा ना, इंटरवल दिया ना, a, b दिया रहेगा, तो आपको मान लीजिए उस फंक्शन में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें पहला वाला पॉइंट पूछ कीजिएगा f a और f b निकालिएगा, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। आपको जो वैल्यू दिया रहेगा, आपको पॉइंट दिया रहेगा a, b, आपको जो पॉइंट दिया रहेगा, आपको जो इंटरवल दिया रहेगा a, b, उस पे क्या होना चाहिए, आपका वैल्यू, उसका फंक्शन का वैल्यू सेम आना चाहिए। इसीलिए देखिए जब हम जो कर्व बनाते हैं ना, हम लोग कर्व बनाते क्या करते हैं, देखिए f a का भी लिए जो वैल्यू है और b पे भी वैल्यू वही है। ठीक है, a के लिए फंक्शन का जो वैल्यू है, b के लिए फंक्शन का वैल्यू वही है। देखिए यहां पर भी a के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है, b पे भी फंक्शन का वैल्यू वही है। तो तीन बातें हो गई हमारे, एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए ना क्लोज इंटरवल, एक तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल, और fa इक्वल टू fb। ये यदि तीनों चीज होता है, यदि ये तीनों चीज आप किसी भी सम्स में देख पाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि वो चीज क्या, वो चीज रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। देखिए यदि आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और f a इक्वल टू f b है, तो समझ लीजिएगा यदि ये तीनों कंडीशन होता है, यदि ये तीनों कंडीशन होता है तो आपका और एक यहां पर पॉइंट आता है, क्या, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c। तो एटलीस्ट आपका एक वैल्यू a और b के बीच में होगा, एटलीस्ट एक वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू होगा a और b के बीच में, a और b के बीच में एक ऐसा एक वैल्यू आएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर f डैश c का वैल्यू 0 होगा, जहां पर f डैश c का वैल्यू 0 होगा। क्या बोला, यदि ये तीनों चीज सेटिस्फाई होता है तो एटलीस्ट आपको एक, कम से कम एक ऐसा वैल्यू मिलेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम आपको एक ऐसा वैल्यू मिलेगा a और b के बीच में जिसके लिए f डैश c में जिस उस पॉइंट पे डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अब ऐसे समझते हैं, देखिए
मान लीजिए मैंने एक कर्व बनाया, मैं एक फंक्शन का कर्व बनाया, कर्व हमारा दिखने में ऐसा हो गया। तो इस a और b के बीच में, इस a और b के बीच में, इस a और b के बीच कहीं पर हमारा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उस फंक्शन का वैल्यू, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए वो पॉइंट क्या, मान लीजिए a और b के बीच हमारा एक पॉइंट मान लीजिए c a वाला है, ये हमारा c है। तो इस पॉइंट पे, माने इस पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है। क्यों बताइए, मैं क्यों बोल रहा हूं इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है। देखिए कोई भी लाइन यदि एक साइड, ये लाइन यदि इसके ऊपर मैं टेंजेंट बनाता हूं, इस पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट बनाता हूं, ये जो लाइन है और ये लाइन है दोनों पैरेलल है। दो लाइन हमेशा, ये जो लाइन है इस पॉइंट पे यदि मैं एक टेंजेंट बनाता हूं और ये जो लाइन है, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं ना, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं उनका स्लोप क्या इक्वल होता है, ठीक है। और ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब इस लाइन का यदि एक्स एक्सिस से एंगल पूछा जाए तो कितना है, 0। ये लाइन का, क्योंकि इसका जो स्लोप है, इसका भी स्लोप वही है, तो इसका स्लोप क्या होता है, tan 0, थीटा इक्वल टू 0 है ना भाई। तो tan 0 और tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या बोला मैंने, तो यदि आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, कहीं आपका एक ऐसा पॉइंट आएगा ए और बी का, कम से कम एक पॉइंट आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है, कम से कम आपका एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, f डैश c इक्वल टू 0। तो देखिए हम, मैंने यदि ऐसा एक कर्व बना हमारा, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, इस कर्व, इस पॉइंट पे, माने इस पॉइंट पे हमारा जो इस पॉइंट पे हमारे जो डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है। क्यों, ये जो लाइन है हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यदि हमारा इस लाइन के इस टेंजेंट का स्लोप निकाला जाए, इस टेंजेंट का स्लोप निकाला जाए, इस टेंजेंट का यदि स्लोप निकाला जाए, ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा। अब यहाँ ये जो लाइन तो 0 नहीं, क्योंकि ये लाइन, इसका जो स्लोप होगा इसका भी स्लोप वही होगा, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट पे हमारा जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, 0 है। तो मान लीजिए हम बोले कम से कम एक पॉइंट, हो सकता है 2 पॉइंट भी हो। मान लीजिए मैंने हमारा कर्व ऐसा करके कुछ बना हुआ। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, हमारे उस फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहां पर देखिए ये भी लाइन क्या होता है, इस पॉइंट C2 पे भी, इस पॉइंट C2 पे भी यहां जो कर्व पे टच हो रहा है, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये लाइन भी क्या हमारे एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमारा रोल्स थ्योरम का हमको समराइज किया जाए तो हमारा क्या क्या निकला भाई, देखिए हमारा एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन होगा a, b, माने a, b भी इंक्लूडेड है, जिसका रेंज कुछ भी आ सकता है, जिसका रेंज कोई भी रेंज माने क्या है, उसका y का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू, जिसका रेंज कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो पहला चीज क्या है, fx कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल a, b। दूसरा चीज fx डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल a, b। तीसरा चीज fa इक्वल टू fb। यदि ये तीनों चीज होता है तो हम क्या लिखते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, एटलीस्ट a और b के बीच में एक वैल्यू होगा, ये जो c है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, कहीं इन दोनों के बीच में होगा, एटलीस्ट एक वैल्यू, हो सकता है 2 वैल्यू, हो सकता है 3 वैल्यू हो, जिसके लिए f डैश c का वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो आपको कोई भी रोल्स थ्योरम का सम आता है ना, तो ये आपको ये पूरा चीज आपको लिखना पड़ेगा, यही चीज आपको पूरा रिपीट कर देना पड़ेगा। कोई भी रोल्स थ्योरम का सम आता है तो आपको ये चीज, ये पॉइंट्स को आपको लिख देना है। ये हुआ हमारा रोल्स थ्योरम और ये होगा उसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स। चलिए, तो ये हमारा रोल्स थ्योरम यहां पर खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में हमारा कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए रोल्स थ्योरम को आपको मैं पानी की तरह समझा दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं रह गया जो आपको, ये चीज आपको हर एंट्रेंस लेवल पे या हर कंपटीशन में आपको मदद करेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम में हमारा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम हमारा ज्यादा डिफरेंसेस हमारा नहीं है।
असल में यदि आप रोल्स थ्योरम समझते हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम आपके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। रोल्स थ्योरम का जो पॉइंट है मीन वैल्यू थ्योरम में वही पॉइंट है। रोल्स थ्योरम में जो पॉइंट को रखा गया है मीन वैल्यू थ्योरम में भी वही पॉइंट को रखा गया है। कैसे देखिए यहाँ पर लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, पहला चीज क्या है मीन वैल्यू थ्योरम के एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, जो आपका वहां था। दूसरा चीज क्या है एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ये सब चीज आपको समझा दिया गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर नहीं है, जो रोल्स थ्योरम का तीसरा पॉइंट हुआ करता था ना एफ ए इक्वल टू ए बी, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ बोला जा रहा है यदि ये दो पॉइंट आपका सेटिस्फाई है, यदि आपका दो पॉइंट सेटिस्फाई है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, एटलीस्ट एक वैल्यू सी होगा इसके बीच में सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब ये क्या चीज है भाई, अब ये चीज क्या है देखिए मीन वैल्यू थ्योरम में आपका एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है। तो मान लीजिए हम मेरा एक कर्व ऐसा करके है, मान लीजिए हमारा कर्व एक ऐसा करके, ऐसा हमारा कर्व है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा एफ ए है और इस पॉइंट पे हमारा एफ बी है। तो देखिए ए पॉइंट पे एफ ए का वैल्यू इतना है और बी पॉइंट पे हमारा एफ बी का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो हमारा बोला क्या जा रहा है कि एटलीस्ट एक वैल्यू होना चाहिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एटलीस्ट एक वैल्यू होना चाहिए, जिसके लिए एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब ये कैसे लिख दिया भाई, आपको तो मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा यदि मान लीजिए आपको पूछा जाए, आपसे पूछा जाए इस पॉइंट के लिए, इस ए पॉइंट पे, इस ए वर्टेक्स के लिए आपको इसका कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू पूछा जाए, तो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू क्या होता है एक्स और वाई का वैल्यू। तो यहां से यहां पे एक्स का वैल्यू हो गया ए, तो ये मैंने ले लिया ए, और ये जो वैल्यू इस लेंथ को मैंने ले लिया एफ ए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आ जाइए, तो इस बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ए वैल्यू कितना हो गया आपका बी, और ये वैल्यू क्या हो गया एफ बी। तो हमारे इस दो पॉइंट के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गया ए कॉमा एफ ए और बी कॉमा एफ बी। अब मान लीजिए आपको यदि दो पॉइंट दिया हुआ है, आपसे कोई स्लोप बोले, आपको बोले इस लाइन का स्लोप क्या होगा, आपको कोई बोले इस लाइन का स्लोप क्या, अच्छा समझिएगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप क्या पढ़ के आए हैं, आपने पढ़ा है ना भाई, फॉर्मूला पढ़ा है ना, दो पॉइंट यदि आपको दिया हो तो स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यदि हमको स्लोप ऑफ ए बी बोला जाए तो उसका स्लोप ए बी क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो लाइन का जो स्लोप होगा और इस सी पॉइंट पे जो स्लोप बनेगा है, देखिए ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या है इस लाइन का जो स्लोप है और इस लाइन का स्लोप क्या है इक्वल है, इसीलिए लिखा हुआ है। देखिए ये वैल्यू आपको क्या निकला है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये किसका स्लोप निकला इसका, और ये स्लोप किसके बराबर है इस पॉइंट पे स्लोप के लिए, इसलिए लिखा हुआ आपको एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो क्या बोलेगा आपको एटलीस्ट एक पॉइंट होगा जिसके लिए आपको उस पॉइंट पे उसका जो डेरिवेटिव होगा, उसका जो डेरिवेटिव होगा या उसका जो स्लोप होगा वो इसके बराबर होगा। तो देखिए इस पॉइंट पे हमारा जो स्लोप है, इस पॉइंट पे हमारा जो टेंजेंट है स्लोप है, ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है इसका भी स्लोप क्या है सेम है, इसीलिए लिखा हुआ है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब यहां भी देख सकते, देखिए मान लीजिए कर्व यदि हमारा ऐसा होता, कर्व यदि हमारा ऐसा होता, तो ए पॉइंट पे ये मेरा एफ ए है और बी पॉइंट पे हमारा ये क्या है बी पॉइंट पे हमारा यहां पर होगा हमारा एफ बी, ये हमारा एफ ए हमारा एफ बी। तो यहां पर देखिए हमको क्या है, हमको देखिए हमको बुलाया हमको इस ए और बी के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट, देखिए यहां पर दो पॉइंट है, ए यहां पर एक पी और क्यू दो पॉइंट है। अब इस लाइन का जो स्लोप है और इस लाइन का भी स्लोप क्या है सेम है, या इसका जो लाइन का स्लोप है क्योंकि ये तीनों लाइन आपस में क्या पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा इसका जो स्लोप होगा ये तीनों का स्लोप क्या है सेम होगा। तो क्या बोला जा रहा है ए और बी के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, उस पॉइंट पे जो स्लोप का वैल्यू होगा वो ए बी के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। तो यही हमारा है मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में आपका हमारा क्या पॉइंट है, नॉर्मली हमारा दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोलता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यदि ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो हम क्या लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी ए कॉमा बी, सी इन दोनों के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट, एक से ज्यादा भी, जैसे यहाँ पर दो पॉइंट था हमारा, जैसे यहाँ पर दो पॉइंट था C1 C2, यहाँ पर एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ दो पॉइंट था C1 C2,
एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके लिए f उस पॉइंट पे डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा और उस लाइन का जो डेरिवेटिव का वैल्यू होगा वो लाइन वो दोनों सेम होगा। तो f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो मैं आपको बता ही दिया इस दो पॉइंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 हो गया एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो इस पॉइंट पे इस जो स्लोप का वैल्यू होगा और इस लाइन का स्लोप का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो एटलीस्ट एक पॉइंट हो सकता है, दो हो सकता है या तीन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा दो पॉइंट है, इस लाइन का जो स्लोप होगा इसका जो स्लोप, क्योंकि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, हमको मालूम है पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है सेम होता है। ये रहा हमारा मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर कुछ सम्स आपको डिक्टेट करूंगा। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। 2022 के लिए भरपूर मैथ्स में पूरा जान आप फूंक दीजिए। अच्छे से रहिए और पढ़ाई पूरा जी जान लगा कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।